अपने आप को आजाद रखना, किसी के अधीन नहीं रखना। ये कहानी सिर्फ एक दशक की नहीं, ये कहानी है उस भारत की जो जख्मों से भरा था मगर आंखों में सपने लिए जी रहा था, जहां हर चेहरे पर संघर्ष की परछाई थी लेकिन दिलों में एक नया सवेरा पल रहा था। 7 एनियाज रिवाइंड में आपका स्वागत है, जहां हम वापस ले चलते हैं आपको 1967 के भारत में, एक ऐसा दौर जब आजादी को 20 साल हो चुके थे लेकिन आत्मनिर्भरता की राह अभी बाकी थी। ये वो दौर था जब देश के नौजवान देश के साथ साथ जवान हो रहे थे। चलिए उन गलियों, खेतों, ट्रेनों और लालटेन की रोशनी में झांकते हैं जहां एक नया भारत आकार ले रहा था, क्योंकि इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं होता, वो बसा होता है लोगों की आवाजों, उनके ख्वाबों और उनकी कुर्बानियों में। साल था 1967। आजादी को बीते हुए करीब 20 साल हो चुके थे लेकिन देश अब भी अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश में जुटा था। ये वो वक्त था जब सपने तो आसमान छूने जैसे थे मगर साधन बेहद सीमित। उम्मीदें हर दिल में पल रही थी पर रास्ते मुश्किलों से भरे थे। एक ओर घरों में बच्चों की संख्या ज्यादा थी तो दूसरी ओर थालियों में रोटियां गिनी चुनी। खेतों में किसान जी जान से मेहनत करते थे लेकिन उनकी फसलों को जरूरत भर का पानी भी नसीब नहीं होता था। हालात चाहे जैसे भी रहे हों, भारत ने कभी हार मानना सीखा ही नहीं। मुश्किलें आईं लेकिन हर दिल में उम्मीद की चिंगारी बुझने नहीं दी गई। ये वो वक्त था जब लोग थोड़े में भी खुश रहना जानते थे, सादगी में भी अपनापन झलकता था और मुश्किलों के बीच भी चेहरे पर मुस्कान बनी रहती थी। संघर्ष भरे दिन थे मगर दिलों में जज्बा था जो कभी थमता नहीं था। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उस खास डॉक्यूमेंट्री सीरीज की जिसे आजादी के 2 दशक बाद भारत सरकार के फिल्म डिवीजन ने तैयार किया था। इस दुर्लभ इंटरव्यू सीरीज को डायरेक्ट किया था SNS शास्त्री ने। उन्होंने उन युवाओं से बातचीत की थी जो ठीक 1947 में जन्मे थे, यानी जब देश अपनी आजादी की 20वीं सालगिरह मना रहा था। तब वो भी अपने जीवन के 20वें पड़ाव पर थे। एक मायने में वो युवा और देश दोनों साथ साथ बड़े हो रहे थे। इस डॉक्यूमेंट्री में उन युवाओं से कई अहम सवाल पूछे गए, उनके भविष्य को लेकर, उनकी जरूरतों के बारे में और देशभक्ति के प्रति उनके जज्बे पर। जब हम आज इस दुर्लभ वीडियो को देखते हैं तो हमें उस दौर की झलक मिलती है। 1960 के दशक का भारत कैसा था, उस वक्त की पीढ़ी क्या सोचती थी, उनके सपने क्या थे और वे अपने देश का आने वाला कल किस रूप में देखना चाहते थे। शास्त्री जी ने सबसे पहले एक नौजवान से ये सीधा सवाल किया, तुम्हारे लिए आजादी का मतलब क्या है? उस युवक ने बिना हिचकिचाए जो जवाब दिया वो काफी दिलचस्प था। अपने आप को आजाद रखना, किसी के अधीन नहीं रखना। दोस्तों, वो एक ऐसा वक्त था जब लोग पहली बार खुलकर सांस लेना सीख रहे थे। करीब 200 साल की गुलामी और लंबे संघर्ष के बाद जब उन्हें अपने लोकतांत्रिक देश में अपनी शर्तों पर जीने का मौका मिला तो वो एहसास किसी सपने के सच होने जैसा था। उस दौर में देश में कई चीजें तेजी से बदल रही थीं। सिनेमा लोगों के दिलों में जगह बना रहा था, शास्त्रीय संगीत अपनी पहचान बनाए हुए था, वहीं पश्चिमी डांस और आधुनिक शिक्षा भी युवाओं को आकर्षित कर रही थी। ये वही युवा थे जो आने वाले भारत की तस्वीर गढ़ने वाले थे। कुछ ऐसे थे जो देश के लिए जान तक देने को तैयार थे और सेना में शामिल होकर देश की सेवा करना चाहते थे। लेकिन वहीं कुछ ऐसे भी थे जिन्हें देशभक्ति से कोई खास लगाव नहीं था, जैसे उन्हें भारत से कोई जुड़ाव ही महसूस नहीं होता। जब एक लड़की से पूछा गया कि वो भारत को किस नजरिए से देखती है तो उसका जवाब थोड़ा अलग लेकिन सच्चाई भरा था। उसने कहा, जब मैं राशन की दुकानों और बस स्टॉप्स पर लोगों को घंटों लंबी लाइनों में खड़े देखती हूँ तभी मेरे दिमाग में भारत की तस्वीर उभरती है। जब लोकल ट्रेनों में लोग दरवाजों से लटकते हुए सफर करते हैं तो भी मैं भारत को महसूस करती हूँ। और जब मैं किसी शाम का शो देखने सिनेमा घर जाती हूँ और हाउसफुल का बोर्ड टंगा देखती हूँ, फिर ब्लैक में महंगी टिकट लेनी पड़ती है, तब भी मुझे यही लगता है कि मैं भारत में ही हूँ। इसके बाद शास्त्री जी ने बातचीत का रुख गाँव और शहर के युवाओं की तरफ मोड़ा और उनसे सीधा सवाल किया कि उन्हें किन चीजों की जरूरत महसूस होती है। जवाब दिलचस्प थे। कुछ युवाओं ने साफ कहा कि उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, तो वहीं कुछ ने बड़ी सादगी से अपनी बुनियादी जरूरतों को गिनवाया। हर जवाब में उस दौर की सोच और हालात की झलक साफ दिखाई देती थी। इसी बातचीत के दौरान एक किसान के बेटे ने बड़ी ही सादगी से अपनी ख्वाहिश जाहिर की। उसने कहा कि वो बस इतना चाहता है कि एक दिन उसका खुद का ट्रैक्टर हो ताकि खेतों में मेहनत थोड़ी आसान हो जाए। हमें 2 चादरें चाहिए और 2-3 कमीजें हों। इसके बाद शास्त्री जी देश की असल तस्वीर जानने के लिए शहरों से निकलकर गांव की गलियों तक पहुंचे। वहां उन्होंने एक लड़के से जो 1947 में पैदा हुआ था मासूमियत से पूछा, बता सकते हो हिंदुस्तान के राष्ट्रपति कौन है? हिंदुस्तान के राष्ट्रपति कौन है मालूम है? पता नहीं है। प्रधानमंत्री का नाम जानते हैं? मालूम नहीं है।
हैं। उधर शहरों में रहने वाले कुछ अमीर बच्चों ने बिना झिझक कहा कि अगर आपके पास पैसा है तो कॉलेज में एडमिशन के लिए बस रिश्वत देनी पड़ती है, काम बन जाता है। वहीं दूसरी ओर एक बच्चे ने बड़े सपने के साथ कहा कि वो टेक्निकल एजुकेशन लेकर मैकेनिक बनना चाहता है। क्या है कि आजकल टेक्निकल एजुकेशन फ्री है। अब उस दौर की हकीकत यही थी। ज्यादातर लोगों के पास न तो आरामदायक ऑफिस की नौकरियों के मौके थे और न ही बेरोजगारी से लड़ने के लिए बहुत से रास्ते। तब श्रम ही असली पूंजी था। सीधी सी बात थी, जितनी मेहनत करोगे उतनी रोटी मिलेगी। क्या आपने कभी ये सोचा है कि उस दौर की लड़कियां खुद को कितना सुरक्षित महसूस करती थीं? अगर ये सवाल आपके मन में कभी आया हो तो उस वक्त की एक युवती का जवाब आपके दिल को छू सकता है। अच्छा है, ठीक है, लेकिन ना आजकल के लड़के क्या करते हैं, बस आते हैं, धक्का देते हैं और भी कुछ करते हैं। उसके शब्दों में छुपा था उस दौर की लड़कियों का सच, उनकी सोच और उनका डर, जो आज भी कहीं न कहीं बहुत कुछ कह जाता है। बातों बातों में जब एक युवक से पूछा गया कि वो अपने जीवन साथी में क्या देखता है, तो उसका जवाब सुनकर मुस्कान आना लाजमी था। उसने पूरे भरोसे के साथ बताया कि उसे कैसी जीवन साथी चाहिए। blue eyes and all that, stuff. उधर एक आत्मविश्वास से भरी हुई युवती ने बिना झिझक अपने दिल की बात कही। उसने बताया कि अपने प्रेमी के साथ बिताए वो लम्हे उसके लिए कितने खास थे। छोटे छोटे पलों में छुपी वो खुशी, वो बेफिक्री और वो एहसास जिसे शब्दों में बयान करना आसान नहीं था। उसकी आंखों की चमक ही बता रही थी कि वो यादें उसके लिए कितनी अनमोल थीं। इसके बाद फिल्म डिवीजन की टीम ने इन युवाओं से उनके भविष्य को लेकर सवाल किए। जवाबों में जिंदगी के अलग अलग रंग झलकने लगे। कुछ के सपने इतने बड़े थे कि जैसे वो पूरी दुनिया बदल देना चाहते हो, तो कुछ की ख्वाहिशें बेहद सीधी सादी और मासूम थीं। कोई इंजीनियर बनना चाहता था तो कोई बस अपने माँ बाप को खुश देखना चाहता था। एक तरफ एक युवक ने बड़े आत्मविश्वास के साथ अपना सपना साझा किया। वो एयरफोर्स में टेस्ट पायलट बनना चाहता था। ऊंचे आसमान को छूने की उसकी ख्वाहिश साफ झलक रही थी। वहीं दूसरी ओर एक और लड़के की ख्वाहिश बहुत ही साधारण लेकिन उतनी ही सच्ची थी। वो बस एक अच्छा फिटर बनना चाहता था ताकि मेहनत करके अपनी जिंदगी संवार सके। उधर एक खूबसूरत और आत्मविश्वास से भरी युवती से जब पूछा गया कि क्या वो अभिनेत्री बनना चाहती है, तो उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं, मैं नहीं बन सकूंगी। ऐसा जवाब जो उसके सपनों, सोच और उस दौर की हकीकत को बखूबी बयां करता था। लेकिन जब बात इस पर आई कि उस दौर का भारत कितनी तरक्की कर रहा था, तो एक युवक ने बड़ी ही सादगी से अपनी सोच साझा की। उसने कहा, जब मैं देश में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बनते देखता हूँ तो अच्छा लगता है। खासकर जब वहाँ फर्टिलाइजर्स बनाए जाते हैं तो लगता है कि अब खेती बेहतर होगी और लोगों को भरपेट खाना मिलेगा। उसके शब्दों में न सिर्फ विकास की उम्मीद थी बल्कि एक भोली सी खुशी भी। उस युवक ने आगे कहा, जब फैक्ट्रियां बनेंगी तो बिजली भी ज्यादा बनेगी और जब बिजली होगी तो और इंडस्ट्रीज शुरू होंगी, ज्यादा सामान तैयार होगा और लोग बेहतर जिंदगी जी पाएंगे। उसकी आंखों में एक उजले भारत की झलक थी, लेकिन वो दौर अपने भीतर कुछ और सच्चाइयां भी समेटे हुए था। देश में गर्भ निरोधक जैसे मुद्दों पर खुलकर बात नहीं होती थी। लोग झिझकते थे, खासकर गाँवों में। शायद इसी वजह से ज्यादातर घरों में बच्चों की संख्या 10-15 तक पहुँच जाती थी। जैसे कि एक लड़की ने मुस्कुराते हुए बताया, उसके इतने भाई बहन हैं कि नाम तक याद रखना मुश्किल हो जाता है। 9 भाई बहन, एक 2 भाई इतना बड़ा है, एक भाई इतना बड़ा, एक भाई इतना बड़ा, एक भाई इतना। ये वो समय था जब शहरों में रहने वाली कुछ युवतियां अपने फैसले खुद लेने लगी थीं। खासकर जब बात जीवन साथी चुनने की आती थी तो अब वो परंपराओं से हटकर अपनी पसंद और समझ के मुताबिक आगे बढ़ने लगी थी। धीरे धीरे समाज बदल रहा था और लड़कियां भी अपने हक की तरफ एक ठोस कदम बढ़ा रही थी। लेकिन दूसरी तरफ गाँवों की हकीकत कुछ और ही थी। वहाँ कई बच्चे अब भी बाल विवाह जैसी सामाजिक समस्याओं के कारण अपनी मासूमियत खो रहे थे। जिस उम्र में उन्हें स्कूल जाना चाहिए था, उस उम्र में शादी का मंडप उनका इंतजार कर रहा था। जैसे कि एक मासूम लड़की की कहानी जिसे सुनकर शायद आपकी आंखें भी नम हो जाएं, क्योंकि उसमें सिर्फ एक बच्ची की नहीं बल्कि उस दौर की एक पूरी पीढ़ी की खामोश पीड़ा छुपी थी। बाल विवाह और तेजी से बढ़ती आबादी तो उस वक्त की बड़ी चिंताएं थीं ही, लेकिन नया भारत इनसे भी कहीं ज्यादा गंभीर चुनौतियों से जूझ रहा था। भूख और गरीबी जैसे जख्म थे जो हर गली, हर गाँव, हर चेहरे पर साफ दिखाई देते थे। कई लोगों के लिए 2 वक्त की रोटी भी एक सपना था और जिंदगी बस गुजर बसर का नाम बनकर रह गई थी। 1960 के दशक में भारत की खेती लगभग पूरी तरह से मानसून की मेहरबानी पर टिकी थी। अगर बारिश वक्त पर हो जाए तो फसलें लहलहाती थीं, वरना खेत सूख जाते और लोग रोटी के एक टुकड़े के लिए तरस जाते। हालांकि सरकार ने हालात बदलने के लिए बड़ी पहल की थी। नदी घाटी परियोजना की शुरुआत की गई। ये एशिया की सबसे बड़ी सरकारी योजना थी जिसमें कुल 173 बांधों
का निर्माण प्रस्तावित था। इनमें दामोदर घाटी योजना, भाखड़ा नंगल, हीराकुंड, लोअर भवानी, तुंगभद्रा और काकरपारा जैसे बड़े बड़े डैम शामिल थे। मकसद साफ था, सिंचाई बढ़े, अकाल घटे और किसान आत्मनिर्भर हो सके। लेकिन चुनौतियां कम नहीं थीं। पैसों की कमी और वक्त की धीमी रफ्तार ने इन योजनाओं को पूरा होने में दशकों लगा दिए। और तब तक बारिश अगर रूठ जाती तो पूरा गांव भूख के साए में चला जाता। एक वक्त ऐसा भी आया जब हालात इतने बिगड़ गए कि भारत को अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए अमेरिका से PL 480 स्कीम के तहत गेहूं मंगवाना पड़ा। गांवों की हालत और भी खराब थी। कई घरों में 2 वक्त की रोटी मिलना भी किसी लग्जरी से कम नहीं था। उधर पढ़े लिखे नौजवान जेब में डिग्री लेकर नौकरी की तलाश में दर दर भटकते थे, क्योंकि उस दौर में पढ़ाई का मतलब सिर्फ किताबी ज्ञान होता था। स्किल्स और ट्रेनिंग की कोई खास अहमियत नहीं थी। नतीजा ये था कि लाखों युवा बेरोजगारी की दलदल में फंसे हुए थे। और अगर बात स्वास्थ्य सेवाओं की करे तो वो हालात भी कुछ बेहतर नहीं थे। गाँवों में सही अस्पतालों की भारी कमी थी। डॉक्टर मिलना तो जैसे किसी चमत्कार से कम नहीं लगता था। ऐसे में लोग झोला छाप डॉक्टरों पर ही भरोसा करते थे, क्योंकि उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। पोलियो, मलेरिया और टीबी जैसी बीमारियां उस दौर में लाखों जिंदगियां निगल रही थीं। इलाज के नाम पर देश के पास संसाधन बेहद कम थे और मेडिकल सुविधाएं सिर्फ गिने चुने इलाकों तक ही सीमित थीं। गाँवों में तो इलाज मिलना किसी सपने जैसा था। लेकिन फिर भी ये नया भारत था। चुनौतियां बहुत थीं, रास्ते मुश्किल थे, लेकिन हौसला भी उतना ही बड़ा था। देश जूझ रहा था, लड़ रहा था और हर मोड़ पर उम्मीद को थामे आगे बढ़ रहा था। जी हाँ, 1960 का दशक भारत के लिए एक नई सुबह, एक नए सफर की शुरुआत था। 200 साल की गुलामी के जख्म अब भी ताजा थे, लेकिन अब देश उन घावों से उबरने की कोशिश कर रहा था। आजादी के बाद भारत ने एक अलग रास्ता चुना, आत्मनिर्भर बनने का, विकास की ओर बढ़ने का। हर ओर बदलाव की एक नई लहर उठ रही थी। कहीं शहरों की सड़कों पर रफ्तार पकड़ती भीड़ थी, तो कहीं गाँवों के शांत खेतों में पहली बार ट्रैक्टर की घर घर सुनाई दे रही थी। गांवों में अब भी मिट्टी के घर थे, दीवारों पर गाय के गोबर से लिपाई और रात में रोशनी के नाम पर बस एक टिमटिमाती लालटेन। वहीं शहरों में बिजली के बल्ब चमकने लगे थे, भले ही धीमे मगर उम्मीद से भरे हुए। एक और रेडियो से लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजें दिलों को छू रही थीं, तो दूसरी ओर अखबारों में छप रही थी नई दुनिया की कहानियां, विकास, विज्ञान और बदलाव की। इन्हीं बदलते हालातों के बीच भारत ने 2 बड़े जख्म भी सहे। 1962 में चीन और 1965 में पाकिस्तान के साथ हुए युद्धों ने देश को गहराई से झकझोर दिया। सीमाओं पर जवान लड़े तो देश ने भीतर से अपने जख्मों को सीने में छुपाया। इसी दौरान हमने 2 बड़े नेता खोए, पंडित जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री। एक वो थे जिन्होंने आजाद भारत की नींव रखी और दूसरे वो जिन्होंने जय जवान जय किसान का मंत्र दिया। लेकिन भारत झुका नहीं। हार मानना अब हमारे खून में नहीं रहा था। और तभी देश की बागडोर संभाली एक युवा नेत्री ने, जिसे आने वाले वक्त में आयरन लेडी और दुर्गा के नाम से पहचाना गया, श्रीमती इंदिरा गांधी। इस दौर में सरकारी फैक्ट्रियों की चिमनियों से धुआं उठ रहा था, वो धुआं जो विकास की पहली सांसें ले रहा था। खेतों में हरित क्रांति की हलचल थी, नई तकनीक, नई उम्मीदें और एक नई सोच। और देश के युवाओं की आंखों में बस एक ही सपना पल रहा था, एक बेहतर, मजबूत और आत्मनिर्भर भारत। मगर इस दशक की असली कहानी सिर्फ इतिहास की किताबों में दर्ज नहीं है, वो बसी है उन चेहरों में, उन आवाजों में, उन संघर्षों में जिन्होंने इसे जिया था। शाम ढलते ही जब मजदूर थके कदमों से गाँव से शहर की ओर बस पकड़ते थे, जब छात्र रोज कई किलोमीटर का सफर तय करके स्कूल जाते थे और मिट्टी के घरों में लालटेन की टिमटिमाती रोशनी में बच्चे अपनी कॉपियों पर झुके होते थे, तो वो ही था असली भारत। शहरों में बच्चे सड़कों पर गिल्ली डंडा खेलते, हंसी से गलियों को जिंदा रखते, और गांवों में जब मेला लगता तो वो किसी त्योहार से कम नहीं होता। वो भीड़, वो चूड़ी की खनक, वो गुब्बारों वाला चिल्लाता दुकानदार, ये सब उस समय की नब्ज थे। रेलवे स्टेशन पर कुल्ली की आवाजें गूंजती थीं, गलियों में कहीं दूर से रामायण के भजन सुनाई देते थे, और शाम होते होते हर नुक्कड़ पर बहसों की छोटी छोटी महफिलें जम जाती थीं। ये थीं 60 के दशक के भारत की वो झलकियां जो आज भी दिल को छू जाती हैं। उस दौर के लोग सिर्फ सपने नहीं देखते थे, वो उन्हें पूरा करने की जिद भी रखते थे। हर माँ बाप की एक ही ख्वाहिश होती, बेटा पढ़ लिख कर कुछ बने, काबिल इंसान बने। और इसी एक ख्वाब को साकार करने के लिए हर गली, हर मोहल्ले, हर घर में एक नया संघर्ष क्वाइटली चलता रहता था। माँ बाप अपनी जरूरतों को पीछे छोड़ते थे, कई बार भूखे रह जाते, लेकिन बच्चों की फीस भरना नहीं भूलते थे। उनकी वही कुर्बानी थी जिसने न सिर्फ
बच्चों को एक बेहतर जिंदगी की ओर बढ़ाया, बल्कि उस कुर्बानी ने नई पीढ़ी के भारत की तकदीर भी बदल दी। हर किताब, हर पेन, हर स्कूल बैग के पीछे माँ बाप का छुपा हुआ संघर्ष था। एक ऐसा संघर्ष जिसने इस देश को लाखों होनहार बेटे बेटियों का तोहफा दिया। दोस्तों, ये था 1960 के दशक का वो भारत जहाँ सपने बड़े थे और साधन छोटे, लेकिन जज्बा उससे भी बड़ा। जहाँ माँ बाप भूखे रहकर बच्चों को पढ़ाते थे और लालटेन की रोशनी में पलती थी बड़ी बड़ी उम्मीदें। अगर आज हम तरक्की की राह पर हैं, तो वो उन्हीं कुर्बानियों की बुनियाद पर खड़ी है। ऐसे ही अनसुने किस्सों और भूले बिसरे पलों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ 7 एनियाज रिवाइंड, जहां इतिहास सिर्फ सुना नहीं, महसूस किया जाता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई कहानी, एक नए दौर के साथ। तब तक यादों को जिंदा रखिए और सपनों को सलाम कीजिए।